जैव प्रक्रम में हम पहले पढ़ चुके थे। पाचन क्रिया कैसे होती है, पाचन के भागों के नाम, पाचन की प्रक्रिया और पाचन तंत्र, जिसमें पाचन ग्रंथि भी शामिल है और पाचन के भाग भी। इसके बाद वो भोजन ब्लड में चला जाता है। ब्लड के बाद जो भोजन है उसका उपयोग कैसे होगा और ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होगा, उसकी क्रिया को हम आगे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आगे का टॉपिक है रेस्पिरेशन, श्वसन। तो हम इस श्वसन के थ्रू जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर सबसे पहले हम ग्लूकोज भोजन से प्राप्त होता है। ग्लूकोज ब्लड के थ्रू कोशिकाओं के अंदर आ जाता है, वही नहीं होता। उस ग्लूकोज को क्या है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति, जब श्वसन क्रिया करते हैं ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2 ऊर्जा के रूप में टूटना। फिर अब ये CO2 H2 ऊर्जा के रूप में टूटना, इसका पता कैसे लगे, इसके लिए इन्होंने परीक्षण किया है, क्लियर बात, जो NCERT के अंदर दे देता है। अब ये CO2 परीक्षण करने के लिए हम सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी लेंगे, इस तरह की प्रक्रिया, इसमें चूने का पानी लेंगे और हमारे श्वसन के द्वारा उस श्वसन या नहीं हर श्वसन के द्वारा बाहर आता है एक्सपायरेशन के थ्रू CO2। तो हम श्वसन क्रिया करते हैं पूर्ण रूप से CO2 बाहर आता है, उस CO2 को इसके अंदर प्रनली द्वारा प्रवेश कराएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा ये चूने का पानी दूध किया हो जाएगा, जो किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम का जाएगा। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में CO2 का प्रवेश कराएंगे इसके अंदर, तो ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसका मतलब है किसमें CO2, ये CO2 किसमें, श्वसन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 बनाने कैल्शियम कार्बोनेट की सफेद परत की चमक बनती है, जो ये निर्धारित करती है कि श्वसन क्रिया में जो हम छोड़ते हैं वो क्या होती है, CO2, और कितनी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें जल क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जब हमारे अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति हो जाती है सेल के अंदर, उसके बाद ग्लूकोज को किन किन चरणों के द्वारा गुजर के एक ऊर्जा का निर्माण तथा CO2 प्लस H2O का बनता है। तो वो बनने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति मिल जाएगी, इसके बाद श्वसन किन किन प्रक्रिया में होगा, कोशिका के अंदर यहाँ तक हम समझ लेते हैं। जब कोशिका से पहले हम जो पानी वातावरण है उसके और फेफड़ों के अंदर जो वायु को ग्रहण करते हैं, तो विनिमय गैसों का विनिमय फेफड़ों से बाहरी वातावरण के अंदर जो वायु का विनिमय होता है वो कहलाता है सांस लेना या ब्रीथिंग। इसके अलावा दूसरा श्वसन की क्रिया होती है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन। ये किसके अंदर होती है, कोशिका के अंदर। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है, ये कोशिकीय श्वसन कहलाता है, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो श्वसन दो प्रकार
मुख्यतः दो प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है। एक तो हो गया वातावरण से तीव्रता, दूसरा हो गया ग्लूकोज विखंडन। किसमें? कोशिका के अंदर तो हो गया सेलुलर कोशिकीय शोषण। यहाँ पे अपन देखेंगे जब श्वसन के चरण में स्टेप्स ऑफ रेस्पेक्ट किसके आधार पर? कोशिकीय श्वसन के आधार, कोशिका में होने वाले श्वसन के आधार पर। और फर्स्ट स्टेप में जो कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। जो कोशिका द्रव्य होता है, इस प्रकार की कोशिका होगी, इसके अंदर यहाँ द्रव्य हो जाएगा और बीच में होगा केंद्र। यहाँ इस द्रव्य में साइटोप्लाज्म में क्या होगा? इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज उपस्थित होता है जो ब्लड के थ्रू होता है। ये ग्लूकोज पाइरूवेट अम्ल में बदल जाता है। पाइरूवेट के दो अणु, ये 6 कार्बन 3 कार्बन युक्त 2 अणुओं में बढ़ जाएगा और इसके बाद आगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर श्वसन होगा, जो अलग अलग जीवाणु और मनुष्य में अलग अलग हो सकता है। तो आइए सभी देखते हैं। फर्स्ट होगा बायोरिएक्शन, दूसरा अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। किसके अंदर? कोशिका की ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन कोशिका के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो उस उपस्थिति के आधार पर श्वसन को 2 भागों में बांटा गया। तो फर्स्ट है अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन। तो उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे जो श्वसन के चरण थे, अपने श्वसन के चरण में कोशिका के आधार पर, कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन के चरण। अब सबसे पहले तो ग्लूकोज हमारे कोशिका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के अंदर, जो कोशिका द्रव्य में बताया कोशिका के द्रव्य के अंदर आ जाएगा और कोशिका द्रव्य में वो किसमें टूट जाएगा? 2 पायरुवेट एसिड का, पायरुवेट एसिड के पायरुवेट में टूट जाएगा जो 3 कार्बन युक्त अणु हो। इसके बाद ये पायरुवेट एसिड कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार से डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन को 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है अवायवीय श्वसन, जब ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यहाँ अनुपस्थित, बिल्कुल प्रेजेंस ही नहीं है ऑक्सीजन की। किसमें? ईस्ट में। तो ये ईस्ट क्या करेगा? इस पायरुवेट एसिड को एथेनॉल प्लस CO2 मिलेगा, इसमें मिलेगा एथेनॉल या अल्कोहल प्लस CO2। उसके साथ जो ऊर्जा निकलेगी वो उसके शारीरिक या कोशिका क्रियाओं में काम आए, ताकि वो नई या सके पायरुवेट एसिड को वापस एथेनॉल में बदल सके और इस प्रकार से इसमें ये क्रिया चलती रहेगी। उसके बाद दूसरा प्रकार आ जाता है, एक ऑक्सीजन क्या अनुपस्थित, बिल्कुल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। दूसरी इधर हो गई ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अभाव या कमी। तो पायरुवेट एसिड में जब ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो वो ये पायरुवेट एसिड लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। जो ऑक्सीजन के अभाव में ये काम करता है हमारी पेशी कोशिका, ये वाली पेशी कोशिकाएं और पैरों की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होगा? ये लैक्टिक एसिड स्राव होगा। जब ज्यादा दबाव लगाते हैं तो क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन कमी हो जाएगी और ये क्या करने लग जाएगी? दर्द। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है? पेशियों में दर्द करता है।
तो ये लैक्टिक एसिड हमारी पेट में क्या करता है, दर्द और टेंशन पैदा करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, दर्द होता है और फिर चलने में दौड़ने में क्या होगी, परेशानी होगी। इसके बाद आएगा वायु शोषण। वायु शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन की हमें मिल जाएगी पर्याप्त मात्रा में शोषण के थ्रू, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर भाग होता है माइक्रो, ये कोशिका इसके बाहर की ओर इस प्रकार का भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर अंतर्वलित पाए जाते हैं। ये अंतर्वलित पहले एटीपी का संग्रह करती है, एटीपी का। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर बढ़ जाते हैं कोशिका के अंदर। इस कोशिका के अंदर बढ़ने माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये वायुमंडलीय एसिड को लेके CO2 H2 और ऊर्जा बनाएगा और CO2 अपने वायु शोषण के द्वारा बाहर आ जाएगा और H2O वो चला जाएगा वापस और ब्लड के साथ और ऊर्जा में क्या कोशिका की क्रिया में उपयोग कर लेते हैं। अभी ऊर्जा यहाँ एटीपी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इस प्रकार इस प्रक्रिया द्वारा कोशिका शोषण की प्रक्रिया के द्वारा हमें ये प्रक्रिया क्या करेगी, ग्लूकोज का विघटन करेगी और मेन ऊर्जा से ऊर्जा बदल देगी। इस प्रकार के ये प्रोडक्ट कहाँ चले जाएंगे, अन्य भागों के अंदर। यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाएगी, यहाँ ये एथेनॉल अपन यूज कर लेते हैं जो है यीस्ट को बनाने के लिए बाहर बना देंगे। इस प्रकार से ये शोषण की प्रक्रिया वायु और अवायवीय शोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इसके बाद आगे यहाँ हम देख लेते हैं एटीपी का उपयोग किस प्रकार से होगा। एटीपी जो ऊर्जा का निर्माण होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कब, जब वायु शोषण के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, वो कोशिका शोषण से प्राप्त एटीपी अब आगे कहाँ जाएगा और क्या होगा। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा प्रदान करने वाली मुद्रा है। मुद्रा का क्या मतलब, रुपया पैसा। इस प्रकार की ऊर्जा जो क्या करेगी, बॉडी को मुद्रा प्रदान करेगी, बॉडी को ऊर्जा प्रदान करेगी, कोशिका कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। दूसरा कार्य ये जो एटीपी है, ये कोशिका कार्य जो भी सारे कोशिका कार्य होते हैं, जैसे एटीपी का होता है पेशी को सिकुड़ने में, कोशिका का कार्य है पेशी को सिकुड़ने के लिए क्या चाहिए, एटीपी। पेशी को सिकुड़ने में क्या कौन सा है, एटीपी। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन को तोड़ने में, प्रोटीन को तोड़ेगा अमीनो एसिड बनाएगा, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड बनाने, प्रोटीन को संश्लेषण तोड़ने में कौन मदद करता है, ये एटीपी। उसके बाद तंत्रिका है, न्यूरल सिस्टम, यहाँ से प्रतिवर्ती क्रिया, मस्तिष्क संरचना में जटिल सोच, काल्पनिक दुनिया, सपने वगैरह सारी चीजें क्या है, तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती हैं। ब्रेन के अंदर तंत्रिका और जो मेमोरी के अंदर इसमें निकल रहे हैं, तो कौन सा कोई कार्य करने के लिए चाहिए एटीपी, तो ये एटीपी का उपयोग होगा। उसका अन्य कोशिका, बहुत सारे अन्य कोशिका कार्य, सीक्रेशन हो गया, पसीना, ये ब्लड को यहाँ से कोशिका तक ले जाना, वापस हार्ट तक लाना, ये सारे कोशिका कार्य, कोशिका के अंदर होने वाले सारे कार्य कौन मैनेज करता है, वो सारी प्रक्रियाएं एटीपी के द्वारा उपयोग होती है। अब दूसरी बात, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, जो होता है वो बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मनुष्य होता है। तो ये एडिनोसिन, वहाँ क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के दो अणु बनते हैं, वो एटीपी के दो अणु एक फॉस्फेट अणु ग्रहण करके
ये ग्रहण करेंगे तो इसमें क्या लगेगी? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा आएगी ग्लूकोज के विखंडन द्वारा। वो ऊर्जा जब CO2 को बदल के लिए ऊर्जा का उपयोग कर लेंगे और वो ऊर्जा का उपयोग करके ATP को फॉस्फेटाइल के साथ मिलकर ATP का निर्माण करेंगे। अब ये ATP मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर बन गया। अब ये ATP जब विखंडित होगा कार्य करने के लिए, तो ये ATP कोशिका के अंदर जब पेशी कोशिका के लिए प्रोटीन संश्लेषण के तंत्रिका अवयवों को अन्य कोशिका कार्यों में उपयोग के लिए ये ATP वहां जाएगा, तो ये ATP टूटेगा, इसका विखंडन होगा ADP+VI। तो जब ये टूटेगा तो ये क्या करेगा? ऊष्मा मुक्त करेगा, जिसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेत्रीय विनिमय। जो क्या होगा? 30 किलो जूल पर मोल ऊष्मा क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। और ये ऊष्मा हमारे कोशिका कार्यों में क्या होगी? उपयोग कर ली जाएगी। इस प्रकार ATP क्या एक तो ATP के उपयोग है और निर्माण किस प्रकार से होना है? और ऊर्जा। अब ये निर्माण होने के बाद ATP का उपयोग कैसे होता है? ये क्या है? ATP उपयोग। ATP का उपयोग इन सेल के अंदर ATP किस प्रकार से उपयोग होता है?